गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप ऑल आर यू फाइन। सभी के स्कूल्स में प्रैक्टिकल चल रहे हैं, वाइवा चल रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वाइवा से रिलेटेड डिस्कस किया था और वो फाइल से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन थे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो था जो आपने फाइल बनाया इस बार जो सेगमेंट रिपोर्टिंग तैयार करी है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे और कुछ मैंने वहां पे रेशियोज के भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। कुछ क्वेश्चन और बनते हैं एट अपार्ट फ्रॉम योर फाइल को छोड़ने के बाद। फाइल्स जिन्होंने कैश फ्लो का बनाया या जिन्होंने रेशियो का अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो टीचर एक्सटर्नल उनसे जो है कुछ क्वेश्चन कैश फ्लो से भी और कुछ क्वेश्चन जो है आपको रेशियो से भी पूछेंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। हालांकि बोर्ड में मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं बट मैंने अब आज इसका पीडीएफ फाइल भी बना लिया है तो मैं आप लोगों के साथ इसका पीडीएफ भी शेयर कर लूंगा। एज पॉसिबल जैसे भी होता है मैं पीडीएफ भी शेयर कर लूंगा। सो ओके फाइन। सो हम डिस्कस कर रहे थे डिफाइन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड टू एग्जांपल विच आर हाईली लिक्विडेटेड। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? द करंट एसेट विच आर हाईली लिक्विडेटेड। Current asset which are highly liquidated is known as the cash and cash equivalent and there the two example are the cash and bank। कैश और बैंक इसके दो मेन एग्जांपल है जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली लिक्विडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इंडिकेट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको क्या इंडिकेट करता है? तो रिमेंबर द आंसर है आपका इनफ्लोज जो है आपके वो पॉजिटिव है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर एंड आउटफ्लो जो है वो आपके नेगेटिव है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। इसी तरीके से व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स पॉजिटिव है। रिमेंबर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ये हमारा पॉजिटिव है एंड द परचेज ऑफ द नॉन करंट एसेट्स ये हमारा निगेटिव है। निगेटिव है किसके अंदर? ये है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। एक क्वेश्चन आ रहा है इज नेगेटिव इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज गुड और बैड। नेगेटिव अगर आपका आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर वो अच्छा है या खराब है? क्योंकि नेगेटिव फिगर है तो आप बोल दोगे नहीं नेगेटिव है तो खराबी होता है, माइनस में जा रहा है तो खराबी होता है। बट नो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर याद रखना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर अगर आपका नेगेटिव आ रहा है इट इज अ गुड बिकॉज इट इंडिकेट्स द फर्म परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम जो फर्म जो है वो नॉन करंट एसेट्स परचेज कर रही है, लॉन्ग टर्म एसेट परचेज कर रही है फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए प्लांट परचेज कर रही है, मशीन परचेज कर रही है। तो अगर इन सब चीजों को परचेज करेगी तो पता ही है कि आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव आएगी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव इज नॉट बैड, इट इज गुड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ फॉर द बिजनेस। सो ये आपका एक क्वेश्चन बन के आता है। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जो है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? तो पॉजिटिव इज योर बोरोइंग ऑफ द फंड्स। पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है? बोरोइंग ऑफ द फंड्स एंड इंक्रीज ऑफ द योर कैपिटल्स। और नेगेटिव क्या शो करता है? इट इज अ रीपेड ऑफ लोन एंड बोरोइंग्स। और नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि आप अपने जो बोरोइंग्स थे, आपके जो लोन थे वो आपने चुका दिए हैं। तो ये इंडिकेट करता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस है, मैंने अक्सर देखा है और अगर मैं वाइवा लेता हूं तो ये भी मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। अ फर्म इनकरिंग लॉसेस बट स्टिल हैव ए पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, हाउ इट पॉसिबल। फर्म जो है वो लगातार लॉस में जा रहा है बट उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो पॉजिटिव आ रही है, वो आउटफ्लोज नहीं हो रही है, वो इनफ्लोज हो रही है। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि फर्म लॉस में जा रही है? तो बेटा आंसर है इसका एंड रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि अब फर्म प्रॉफिट इनकर कर रही है, प्रॉफिट हो रही है बट उसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो नेगेटिव हो रही है। तो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब कुछ भी मिला के पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि ए फर्म इट इंडिकेट्स दैट अगर फर्म लगातार लॉस में है उसके बावजूद भी हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो पॉजिटिव है, वो हमारा इनफ्लोज हो रहा है। इट इंडिकेट्स दैट द फर्म हैज ए सफिशिएंट कैश एंड बैंक बैलेंस, क्योंकि करंट एसेट को हम यूज करते हैं। तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि ठीक है फर्म लॉस में जा रहा है मगर फर्म के पास पैसा चुकाने के लिए उसके पास सफिशिएंट कैश एंड बैंक बैलेंस है। एंड रिमेंबर प्रॉफिटेबिलिटीज का कोई रिलेशंस लिक्विडिटी से नहीं होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है आप कितना कैपेबल हो अपने पैसा को चुकाने के लिए।
तो बेशक फर्म लॉस में जा रहा है, बट आपके पास सफिशिएंट कैश एंड बैंक बैलेंस है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, वो अलग मैटर है और ये अलग मैटर है। अगर हमारा लॉस हो रहा है तब भी हम पॉजिटिव हो सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बिकॉज वी हैव द सफिशिएंट कैश एंड द बैंक बैलेंस। ओके, रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कैन ए करेंट इन्वेस्टमेंट ट्रीट एज ए नॉन करेंट एसेट्स? अभी तक आपने यही देखा है, यही सीखा है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं, और मानते भी हैं, वो होता भी है करंट एसेट्स है, मगर वो नॉन करंट एसेट्स भी ट्रीट किया जा सकता है अगर उसकी मैच्योरिटी, उसका जो मैच्योरिटी डेट होता है अगर मोर देन 3 मंथ्स, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ट्रीट की जाती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। या आपसे वो पूछ सकते हैं कि हम किस केस में इन्वेस्टमेंट को हम एज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम किस केस में, इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कोई वर्ड यूज नहीं किया, वो पूछेंगे इन्वेस्टमेंट को हम कब ट्रीट करेंगे कि वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो रिमेंबर, एनी इन्वेस्टमेंट विच द मैच्योरिटी वैल्यू लेस देन 3 मंथ्स, 3 महीने से जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है हम उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, और 3 महीने से अगर ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसे नॉन करेंट्स के अंदर हम ट्रीट कर लेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है नॉर्मली अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट आने वाले हैं कैश फ्लो के अंदर। गिव वन ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिंग फॉर वन एंड फाइनेंसिंग फॉर अदर कंपनी। कोई एक ऐसा एग्जांपल मुझे बताइए कि इन्वेस्टिंग एक कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग है बट दूसरी कंपनी के लिए वो फाइनेंसिंग है। तो ऐसा आपसे एक एग्जांपल पूछ लेंगे बेटा बताओ, तो इसका एग्जांपल है परचेज ऑफ शेयर अनदर कंपनी। किसी दूसरी कंपनी का अगर हम शेयर अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे लिए तो इन्वेस्टिंग हो गया, क्योंकि हमने शेयर खरीदा है, हमने दूसरी कंपनी की शेयर खरीदी है, तो हमारे लिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो, क्योंकि मैंने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है, सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया है। मगर जिस कंपनी ने मुझे बेचा है उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए वो फाइनेंसिंग हो गया, क्योंकि उसने फाइनेंस करवाया, शेयर आपको बेचा है तो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। तो हमारे लिए इन्वेस्टिंग है बट अदर पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के लिए वो जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। तो ये आपका एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिंग, हाँ हो गया बेटा ये, सॉरी। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, आपको पूछ लेंगे कि इनटेंजिबल एसेट्स की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सो वेरी सिंपल, अगर वो इंक्रीज करता है तो वो परचेज माना जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाती है, और अगर वो डिक्रीज करता है तो हम उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं, और हम एमोर्टाइजेशन को एडेड बैक कर देते हैं अपने प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम उसे प्रॉफिट के अंदर एडेड बैक कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, उसे हम एमोर्टाइजेशन ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है स्टेट वन ट्रांजेक्शन इन विच पार्ट इज इन्वेस्टिंग एंड पार्ट इज द फाइनेंसिंग। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोई ऐसा एक ट्रांजेक्शन बताओ जिसमें कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग भी है और कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग भी है और कुछ पार्ट फाइनेंसिंग भी है। मैंने कुछ पार्ट, अगर आपने 50,000 पे किया तो उसमें से कुछ पार्ट आपका फाइनेंसिंग है और कुछ पार्ट आपका इन्वेस्टिंग है। ये कैसे हो सकता है, तो समझ लीजिए। इंस्टॉलमेंट पेड फॉर हायर परचेज, आपने अगर कोई हायर परचेज में कोई मशीन खरीद रखी है या कोई बिल्डिंग अगर आपने परचेज कर रखा है, तो जब हम उसका इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, रिमेंबर जब हम उसका इंस्टॉलमेंट पे, ओके बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्ट ऑफ आपका इन्वेस्टिंग भी है और पार्ट आपका फाइनेंसिंग है, तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट पेड फॉर द हायर परचेज। तो जब हम हायर परचेज अगर हम पे करते हैं, अगर हमने प्लांट लिया हुआ है और उसकी हम इंस्टॉलमेंट अगर पे करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट पे करते वक्त क्या होगा, 50,000 आपने पे किया तो 50,000 में आपका 40,000 रुपया सपोज प्रिंसिपल है, तो जो आपने प्रिंसिपल पे आउट किया हुआ है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, क्योंकि उसने आपने उससे प्लांट परचेज किया हुआ था, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। और 10,000 रुपया अगर उसके अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि जब भी इंस्टॉलमेंट पे होती है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों पेमेंट होती है। सो 10,000 इज योर फाइनेंसिंग, बिकॉज इंटरेस्ट गया, इंटरेस्ट पेड जो होता है फाइनेंसिंग होता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है आपने उसमें से 50,000 में 40,000 जो पे किया है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ, क्योंकि उससे आपकी प्लांट आपने परचेज किया था। तो ये एक आपका एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के अंदर आते हैं कि बैंक चार्ज प्लेस अंडर विच हेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। जो बैंक चार्ज है, रिमेंबर बैंक इंटरेस्ट अलग होता है, बैंक चार्ज अलग होता है। बैंक चार्ज जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L के किस हेड में आता है, तो बैंक चार्ज जो होता है वो अदर एक्सपेंसेस के हेड में आता है, याद रखना अदर एक्सपेंसेस के हेड में आता है। बट वहीं पे बैंक इंटरेस्ट या लोन इंटरेस्ट अगर आ गया तो वो किस हेड के अंदर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर। बैंक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, वो आएंगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर।
तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस, बैंक चार्ज अदर एक्सपेंसेस है, बट बैंक इंटरेस्ट जो है वो आपका फाइनेंस कॉस्ट है। तो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया, बैंक इंटरेस्ट प्लेस अंडर विच हेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, दैट कम्स अंडर योर द फाइनेंस कॉस्ट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड द प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, दोनों एक जैसा लगता है बट दोनों अलग अलग है। कि डिफरेंस बताइए मुझे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस क्या होता है। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है वो हमारा जो हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, एंड इट इज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम जो हमारा साल चल रहा होता है, करंट ईयर जो भी चल रहा होता है, उसमें हमने एडवांस पे कर रखा है, तो वो हमारा करंट एसेट्स है। दिस इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड प्रीमिलरी एक्सपेंसेस क्या है, इट इज एन फिक्टिशियस एसेट्स। ये फिक्टिशियस एसेट्स है जो कि अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है, एंड इट इज इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ही नहीं होता, हमारा कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुआ और उससे पहले हमने कुछ खर्चे कर रखे हैं, दैट इज योर प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फिक्टिशियस एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है कि फिक्टिशियस एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में मेरे को डिफरेंस बताइए। वंस अगेन, जो फिक्टिशियस एसेट्स है वो हमारा लॉसेस है, हमारे जो है लॉसेस है, और वो हमने कर रखा है, दैट इज लॉसेस एंड एक्सपेंसेस विच आर नॉट एट रिटर्न ऑफ, और इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यूज नहीं है, वो आपको रिटर्न ऑफ करना, और अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुआ, इसलिए वो फिक्टिशियस एसेट्स है, हमें इसको राइट ऑफ करना है इन नियर फ्यूचर। बट इंटेंजिबल एसेट्स, आपको पता है इंटेंजिबल एसेट इट्स अ रियलाइजेबल वैल्यू, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, और हम इसको रियलाइज कर सकते हैं, हम अपनी गुडविल बेच सकते हैं, हम अपनी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स को भी बेच सकते हैं। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। हाउ इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रीट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड कैसे ट्रीट करोगे, तो आप इंटरेस्ट पेड जो है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर हमने पैसा फाइनेंस किया, उसका कॉस्ट है ये, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने जो प्रॉपर्टी परचेज, हमने जो कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर हमें पैसा मिल रहा है हमारा, तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार कई जगह पूछे हैं और पूछता हूं, इसमें मैक्सिमम बच्चा, मैं पूछता हूं कि भैया मुझे कोई इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बताओ, तो कभी इंटरेस्ट डिवेंचर बता देते हैं, कभी लॉस एंड सेल ऑफ एसेट्स बता देते हैं। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जांपल्स नहीं है, न ही ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो इनफ्लोज है वो है आपका सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड्स रिसीवेबल। दिस इज द इनफ्लोज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि आपने अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये पढ़ा नहीं है। एक्चुअली ये डायरेक्ट मेथड होता है जो कि प्रैक्टिकल्स में ही पूछे जाते हैं ये। तो इनफ्लोज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ट्रेड्स रिसीवेबल। इसी तरीके से आउटफ्लोज क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, आउटफ्लोज है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज ऑफ गुड्स, याद रखना गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेमेंट, रेंट पेड, सैलरी पेड, एनी एक्सपेंसेस पेड, तो वो हम जो है उसे ऑपरेटिंग आउटफ्लोज बोलते हैं। रेंट पेड करना, सैलरी पे करना, वेजेस पेड करना, ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी है और ये ऑपरेटिंग आउटफ्लोज भी है, रिमेंबर। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है एग्जांपल ऑफ फाइनेंस कॉस्ट एंड व्हेन ट्रीटिंग कैश फ्लो। अभी अभी मैंने बता ही दिया था कि फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, जो पैसा हमने फाइनेंस करवाया, चाहे डिवेंचर के थ्रू, ठीक है, चाहे लोन के थ्रू, उनके ऊपर कॉस्ट बियर करना, और हम उसे कैश फ्लो में क्या ट्रीट करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे कई बार बच्चे से पूछता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी है, तो उन्हें याद होता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हम ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं और फाइनेंसिंग में जाके माइनस करते हैं। कहते हैं सर ये दोनों एक्टिविटी है, बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दिस इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हम ऑपरेटिंग में इसलिए इसको एडेड बैक करते हैं क्योंकि हमने उसको प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, डिडक्ट कर रखा है, इसलिए हम उसको एडेड बैक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है गिव एनी एग्जांपल ऑफ योर स्कूल फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज आपका एक वर्ड है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने कंपैरेटिव के अंदर, कंपैरेटिव चैप्टर्स के अंदर। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल बताइए आपके स्कूल्स का बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज। तो सैलरी पेड टू टीचर, जो सैलरी हम एम्प्लॉइज हैं स्कूल के, तो हमें जो सैलरी मिलता है, दिस इज वन एग्जांपल, ठीक है। टू आइटम ऑफ अदर इनकम, टू आइटम इन अदर इनकम एंड ट्रीट इन, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये हमारी दो आइटम्स है जो कि अदर इनकम है और हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ले जाते हैं।
याद रखना अदर इनकम है ये, इट इज नॉट एन बिजनेस इनकम, इट इज एन अदर इनकम, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, अदर इनकम है, और हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाएंगे क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे हमने लैंड में किया है, बिल्डिंग में किया, प्रॉपर्टी में किया, उससे हमें रेंट आ रहा है या उससे हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमारा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं एग्जांपल ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। रिमेंबर नॉट करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, अदर करंट लायबिलिटी के एग्जांपल बताइए। तो अदर करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड डिविडेंड, एडवांस इनकम, डिवेंचर ड्यू फॉर करंट ईयर, डिवेंचर को हम पे करना होता है, डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन फॉर द करंट ईयर, दिस इज योर एग्जांपल ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। नॉट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ना पूछ के वो अदर करंट लायबिलिटी पूछ लेंगे आपसे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है और उसकी आइडियल रेशियो क्या है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल इक्विटीज, इंटरनल इक्विटीज का मतलब शेयर होल्डर फंड्स, एंड एक्सटर्नल इक्विटीज, एक्सटर्नल इक्विटीज का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड के बीच में जो रिलेशन बताता है हम उसे डेब्ट इक्विटी रेशियो कहते हैं, और इसकी जो आइडियल रेशियो है वो 2:1 है। यहां पे आपसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि आइडियल रेशियो अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, क्या आपको बताता है। तो अगर वो आइडियल रेशियो, अगर हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी लॉन्ग टर्म फंड्स है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, हम उसको इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। हम कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी नॉन करंट एसेट्स वगैरह खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इंडिकेट करता है। और अगर ये बढ़ता है तो क्या इंडिकेट करता है, अगर ये बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि हम अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेंगे फिर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो बढ़ना और घटना दोनों ही ठीक है अपने एक लेवल पे। दिस इज योर डेब्ट इक्विटी रेशियोज। नेक्स्ट आते हैं हाउ डज लो प्रॉपर्टी रेशियो मींस। प्रोप्राइटी रेशियो अगर कम हो रही है तो आपको क्या, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है। पहले तो प्रोप्राइटी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज अ शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड अपॉन द टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे प्रोप्राइटी रेशियो कहते हैं। अगर वो लो हो रहा है तो इसका मतलब होता है मोर यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड, रिमेंबर मोर यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड इन फाइनेंसिंग टोटल कॉस्ट या इन्वेस्टिंग इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमारी जो लॉन्ग टर्म फंड्स है हम उसको अपने टोटल एसेट्स बिजनेस के एक्सपैंड करने में हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पैसा लगा दे रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है आपका अगर लो होती है अगर प्रोप्राइटी रेशियो। आइडियल रेशियो क्या है इसका प्रोप्राइटी रेशियो का आइडियल रेशियो है 0.5:1। रिमेंबर आइडियल रेशियो 0.5:1। फिर आपसे वो कैपिटल इंप्लॉयड का कोई फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कैपिटल इंप्लॉयड, बताइए कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, हम इसको कैसे निकालते हैं। तो इसके दो अप्रोच है, हम जानते हैं। पहला अप्रोच है लायबिलिटी अप्रोच, जिसके अंदर हम शेयर होल्डर फंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग को ऐड कर देते हैं तो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड आ जाता है। शेयर होल्डर फंड भी आपको पता होना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये हमारा शेयर होल्डर फंड है, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऐड कर दो, कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। ये लायबिलिटी अप्रोच है। इसका एसेट अप्रोच क्या है, इसका एसेट अप्रोच है नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये भी हमारा कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाई द लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स नॉट इंक्लूड इन करंट एसेट व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिक्विडिटी रेशियोज। जब हम लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम लूज टूल को क्यों नहीं करंट एसेट्स के अंदर यूज करते हैं। तो रिमेंबर लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट इज नॉट हेल्ड और कन्वर्जन फॉर कैश इन कैश इक्विवेलेंट। लूज टूल जो होता है हम उसको अपने पास इसलिए नहीं रखते कि हम उसको कैश में कन्वर्ट कर दें, हम उसको बेच दें, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रीटेड इन द करंट एसेट। रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लूज टूल इज नॉट हेल्ड फॉर द कैश इन कैश इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, तो आप कई बार हम पूछते हैं बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड करते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट ऑन ये करते हैं, हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, हम क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे, हम आपसे पूछे मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताइए क्या होता है। सो नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इट इज अ प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, रिमेंबर प्रिंसिपल रेवेन्यू producing activity and other activity which are not financing and which are not investing activity। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। बिजनेस के जो हम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एंड अदर एक्टिविटी विच आर नॉट फाइनेंसिंग, एंड जो फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, उनको छोड़ने के बाद जो एक्टिविटी बच जाता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है।
नाउ व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आप बोलने लग जाओगे सेल और परचेज मशीन। सो इसका जो मेन आपको आंसर देना पड़ेगा कि हमारा व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, तो ये मत बोलना चालू कर देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम जो है लैंड को खरीदते हैं, उसको बेच देते हैं, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका एक प्रॉपर आंसर आपको देना है, और वो प्रॉपर आंसर है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट which are not including cash and cash equivalent. This is your investing activity. Acquisitions and disposal of long-term assets and other investment which are not including cash and cash equivalent. This is the investing activity. इसी तरीके से आपसे पूछते हैं व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो आपको एग्जांपल नहीं देना कि शेयर इशू होता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो हमें भी पता है। मेन डेफिनेशन आपको देना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा क्या है, तो इट इज अ चेंज इन, ठीक है, चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल, आइदर इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इट इज अ चेंज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर कैपिटल एंड बोरोइंग। जब कोई चेंज या कॉम्पोजिशन या बनता है या कोई चेंज होता है किसके अंदर, ऑनर्स कैपिटल के अंदर एंड उनके बोरोइंग्स के अंदर, तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। Why proposed dividend paid take in the previous year? ये आज के डेट पे बहुत हॉट क्वेश्चन चल रहा होता है कि हम प्रपोज डिविडेंड को प्रीवियस ईयर का ही क्यों लेते हैं, जबकि हम करंट ईयर का कैश फ्लो बना रहे हैं, तो हमें करंट ईयर का लेना चाहिए। तो रिमेंबर, प्रपोज डिविडेंड ओनली पेड आफ्टर द अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के अप्रूव्ड के बाद ही प्रपोज डिविडेंड को पे किया जाता है, और शेयर होल्डर इसको अप्रूव्ड कब करता है, 31 मार्च को। किसी भी साल के 31 मार्च को अप्रूव्ड होगा और एनुअल जनरल मीटिंग में जाके तय होगा कि हाँ भाई ये पेमेंट कर दिया जाए, और एनुअल जनरल मीटिंग कम से कम 2-3 महीना लग जाता है। तो लास्ट ईयर की डिविडेंड जो है वो हम करंट ईयर में आके पे करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज टेकन, प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज था वो इस ईयर में जाके आउटफ्लोज होगा, हम इस ईयर में आके पे करेंगे, करंट ईयर में आके पे करेंगे। दैट्स व्हाई वी टेक द प्रीवियस ईयर, नॉट फॉर द करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर जाके पेमेंट होंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका बनता है, याद रखना, इसका आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ विच क्लासिफाइड फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस। मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सारे एंटरप्राइजेस के लिए, चाहे वो कोई भी एंटरप्राइजेस हो उसके लिए वो फाइनेंसिंग ही होगा, नहीं तो कभी बदल जाता है, फाइनेंस कंपनी में अलग हो जाता है, नॉन फाइनेंस कंपनी में अलग हो जाता है। दैट इज अ डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए, चाहे कोई भी एंटरप्राइजेज हो, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो, चाहे नॉन फाइनेंस कंपनी हो, चाहे एनी एंटरप्राइजेज हो, अगर कोई भी डिविडेंड पे कर रहा है तो वो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि डिविडेंड किस में पे होता है, शेयर के ऊपर। इसका मतलब शेयर इशू किया है तभी डिविडेंड पे करेगा, और जब शेयर इशू किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, उसके ऊपर डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ विच क्लासिफाइड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस। उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम जानते हैं, परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, मगर जिनका काम ही प्लांट मशीनरी बनाने के लिए, उसके लिए तो इन्वेस्टिंग है नहीं, उसके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि प्लांट बनाना बेचना उसका काम है। तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, गिव मी द वन एग्जाम्पल विच आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस। किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए वो, चाहे कोई भी एंटरप्राइज हो, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। दैट आर द परचेज ऑफ गुडविल। कोई भी कंपनी अगर गुडविल अगर परचेज करती है, गुडविल अगर इंक्रीज हो रही है किसी भी कंपनी के लिए, तो हर कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। बाकी अभी मैंने प्लांट का एग्जांपल दिया, प्लांट हमारे लिए हो सकता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मगर प्लांट मैन्युफैक्चर के लिए इन्वेस्टिंग नहीं है, क्योंकि उसके लिए गुड्स हो जाएगा, उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट द कंडीशन इन्वेस्टमेंट ट्रीट एज ए कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट को हम किस कंडीशन में हम कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, तो एनी इन्वेस्टमेंट विच हैव मैच्योरिटी डेट लेस देन 3 months ट्रीटेड एज ए कैश इक्विवेलेंट। चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, अगर उसकी मैच्योरिटी डेट 3 महीना या 3 महीने से कम है, तो हम उसको कैश इन कैश इक्विवेलेंट ट्रीट कर लेंगे। नाउ द बेटा लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूरे डिस्कस किए, 17 मैंने पहले किया था, बाकी आज मैंने क्वेश्चन कर लिया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ विच क्लासिफाइड ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस। मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है किसी भी तरह के एंटरप्राइजेस के लिए, किसी भी तरह के एंटरप्राइजेस के लिए एक ऐसा एग्जांपल कि वो, मगर आपको पता है किसी के लिए ऑपरेटिंग, किसी के लिए फाइनेंसिंग बन जाता है, किसी के लिए इन्वेस्टिंग बन जाता है, बट एक एग्जांपल ऐसा दो कि वो सबके लिए ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो चेंज नहीं हो सकता। एंड द आंसर इज योर
पेमेंट टू एम्प्लॉयज, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, चाहे वो कोई भी इंटरप्राइजेज हो, अपने एम्प्लॉय को अगर सैलरी पे करता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सैलरी पेड इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। होप स्टूडेंट मैंने जहां तक मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकता था वाइवा के लिए वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपके प्रोजेक्ट फाइल के वाइवा तैयार किए थे। आज मैंने कैश फ्लो एंड रेशियो के लिए आपके लिए वाइवा तैयार कर लिया। ये वो वाइवा क्वेश्चंस है जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं जहां जितने टाइम से ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, या जहां भी मैं आज एक्सटर्नल बन के गया था तो मैं इस तरह के क्वेश्चन पूछता था, और ज्यादातर इन्हीं के अंदर से ही जो है टीचर एक्सटर्नल जो है पूछ लेते हैं। बाकी वो कुछ 11th का भी पूछ सकते हैं, उनका बोर्ड का ऊपर कोई भरोसा नहीं। करंट एसेट क्या है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, कैश बुक में एंट्री ये कैसे होता है, वो कैसे पास होता है, पूछने के लिए वो 11th से भी आपसे पूछ सकते हैं, बट वो इतना प्रॉपर नहीं है, हम सजेस्ट नहीं करते हैं। जो आपका फाइल बना है और जो आपका थर्ड बुक है कैश फ्लो रेशियो, इस चैप्टर से आपके एक्सटर्नल ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। सो होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आज एक्सप्लेनेशन दी है आपको, जितने भी वाइवा क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको किसी तरह का कुछ नहीं समझ में आता है, मोस्ट वेलकम, आप मुझे फोन कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ, अगर आप वीडियो देखते हो यूट्यूब में, मैंने देखा व्यूज बहुत आ जाते हैं, लाइक बहुत कम रहती है, तो कुछ लाइक भी कर दियो, मेरा भी भला हो जाया करेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब तो करा ही करो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा, फॉर योर प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम।